IVF is also called as test tube baby. ये बिना पैसे एक्सचेंज के होना Yes, चाहिए। सिर्फ औरतों में है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो नेचुरली नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन और ट्यूब्स ब्लॉक, ट्रांसजेंडर को बच्चे क्यों नहीं होते? तो ये इलीगल है इंडिया में। डू यू गेट सम सिली क्वेश्चन लाइक ड्यूरिंग पी embryo will come out? If it is a male who wants to change the gender to female, can freeze his sperms and keep. क्या मेल को भी अपना स्पर्म फ्रीज करना चाहिए? आप एम्ब्रियो निकाल रहे हो IVF में, इतना कुछ कर रहे हो, तो आप जेंडर भी सिलेक्शन बोल दो हमको। Do you want to win up to 50,000 Amazon voucher? Then please watch our episode 5 part 1 part 2. उसके लिए हम टारगेट देते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 10,000 लाइक आना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट पे लिखिए #द सुजीत कुमार शो। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गुड लक। मैक्सिमम यू कैन ट्राई इज अप टू 3 साइकिल्स, उससे ज़्यादा वी यूजुअली डोंट रिकमेंड। अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी का और IVF का, इज द सेम प्रोसेस? इट्स द सेम। IVF इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी, बस उतना ही, वो कुछ डिफरेंस नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हम ये फॉलिकल का फ्लूइड निकाल रहे हैं वो हम यूजुअली ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा है टेस्ट ट्यूब बेबी, बट अदरवाइज IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी इज द सेम। ओके, सो व्हाई इट इज सो पॉपुलर देन if we compare with IVF and test tube baby, but generally people know test tube baby more as when we compare with IVF. Is there any reason behind it? That's what वो तो जो भी हम फॉलिकल फ्लूइड को कलेक्ट कर रहे हैं वो हम ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं, तो उस वजह से वो नाम पड़ा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी। हम कुछ बच्चे को टेस्ट ट्यूब में डाल के वैसा कुछ भी नहीं, वो लेमन टर्मिनोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी, बट अदरवाइज टेस्ट ट्यूब बेबी IVF इज द सेम थिंग। सो ऐसा मिथ है क्या कि अगर IVF के प्रोसेस से कर रहे हैं तो सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे नेचुरली बच्चा करो, IUI मेथड से बच्चा करो या IVF टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा करो, प्रेगनेंसी आने तक प्रोसेस डिफरेंट है। बट एक बार प्रेगनेंसी आ गया, वो उस प्रेगनेंसी कैसे जाएगा, डिलीवरी का डिसीजन चाहे नॉर्मल या सिजेरियन विल नॉट डिपेंड ऑन इधर IVF या नेचुरल। वो डिपेंड करता है बच्चा कैसा है, बच्चे का पोजीशन कैसा है, बच्चे का वेट कैसा है, माँ का हेल्थ कैसा है, माँ का पेल्विस क्या बड़ा है कि बच्चा पास हो सके या नहीं, उस बहुत सारे उस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जो शायद नॉर्मली जिनको प्रेगनेंसी आया है उनको भी शायद सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि IVF प्रेगनेंसीज हमेशा सिजेरियन ही लैंड अप होंगे। आज पर यू एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मिसकॉन्सेप्शन जो IVF को रिलेटेड है या टेस्ट ट्यूब बेबी के रिलेटेड है जो लोग अवेयर नहीं है? सी आजकल आई थिंक बहुत सारे शोज़ है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आगे आके बोल रहे हैं कि हमने IVF करवाया है। करण जौहर ऑल्सो इज टोल्ड दैट वो IVF और सरोगेसी के द्वारा उनका प्रेगनेंसी हुआ है। शाहरुख खान का भी जो लास्ट अब्राहम है उनका भी बेबी हुआ है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने एग्स फ्रीज कराए थे जिसके द्वारा वो अभी प्रेग्नेंट हुई है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज अभी अवेयरनेस अपना आगे आके बोल रहे हैं, तो अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है, तो उस वजह से अभी थोड़ा कपल्स साथ में आ रहे हैं। पहले हम क्या देखते थे कि जब हम प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी हो रहा है सिर्फ औरतें आती थे, प्रॉब्लम सिर्फ औरतों में है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है। बट अभी वो सिनेरियो चेंज हो रहा है, कपल्स हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में आ रहे हैं। और एक मिसकंसेप्शन है कि अगर IVF किया तो बच्चे अबनॉर्मल रहेंगे, IQ कम रहेगा या ये अलग बच्चे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। IVF के बच्चे हो या नेचुरल बच्चे हो, सारे बच्चे बच्चे ही हैं। आप ही का अंडा, आप ही का स्पर्म जो नेचुरली नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन और ट्यूब्स ब्लॉक या जिस किसी भी कारण की वजह से, हम उसको करेक्ट करके एम्ब्रियो को डाल रहे हैं, तो जैसा नेचुरली होना चाहिए वैसे ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट टू रीफ्रेज दिस थिंग्स अगेन कि देखिए अब ये जो मिसकंसेप्शंस है कि लोगों में कि बच्चे जो होंगे शायद उनका कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप ये भी बोले थे 60% सक्सेस रेट है, करेक्ट?
सो बट दिस 60% सक्सेस रेट इज नॉट कनेक्टेड टू कि बच्चे का हेल्थ कैसा होगा. इट इज कनेक्टेड कि आपका एग एंड प्रेगनेंसी, हाँ, एग कैसा है, स्पर्म कैसा है. अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा. बट अगर बिल्कुल एग्स ही नहीं है या बहुत बहुत कम क्वालिटी का एग है, बहुत कम क्वालिटी का स्पर्म है, तो डेफिनेटली एम्ब्रियो भी अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा. तो जब अच्छा क्वालिटी एम्ब्रियो नहीं है तो आपका सक्सेस रेट भी कम होगा, है ना. तो ऐसा भी नहीं है कि आईवीएफ, अरे हम तो बहुत यंग हैं, फिर हमको अभी क्यों आईवीएफ की ज़रूरत है. तो आईवीएफ तो सिर्फ 30-40 साल की उम्र वालों को ही करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो किसी कारण ही बोला है. बिल्कुल. तो अगर आप यंग हो और आप आईवीएफ कर रहे हो तो आपका चांसेस एक्चुअली इनफैक्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एग क्वालिटी अच्छा होता है, स्पर्म क्वालिटी अच्छा होता है, गर्भ अच्छा होता है. तो अगर सब अच्छा है और अच्छे वाले उसमें हम एम्ब्रियो डालें तो फिर चांसेस बेटर है. सब अच्छा है तो क्यों करेंगे डॉक्टर आईवीएफ. अगर ट्यूब्स ब्लॉक है जैसे मैंने बोला, या अगर स्पर्म्स बहुत कम है या कुछ इशू है, तो ही हम आईवीएफ करेंगे. तो सरोगेसी फिर क्या है? सरोगेसी मतलब अभी अगर किसी को अंडे बिल्कुल नहीं है, चाहे वो पैदा हुए जब से नहीं है या जेनेटिकली, मतलब या उनको जैसे जैसे एज बढ़ता है अंडे कम होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी कम होते हैं, पूरा ही अंडे ख़त्म हो गए, तो उनको हम बोलते हैं डोनर एग लेके स्पर्म डाल के एम्ब्रियो बना के गर्भ में डालेंगे. इसको थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन या डोनर एग बोलते हैं. डोनर स्पर्म हम यूज़ करते हैं अगर स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है. टेस्टिस बीज से भी हमने स्पर्म निकालने की कोशिश की, फिर भी स्पर्म नहीं मिला, तो भी हम उनको डोनर स्पर्म बोलते हैं. या अगर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है हस्बैंड में तो हम डोनर स्पर्म बोलते हैं. सरोगेसी अगर किसी को गर्भ नहीं है या ऑपरेशन किया है उस वजह से उनको यूट्रस नहीं है, बिल्कुल गर्भाशय ही बिल्कुल नहीं है, या अगर उनको रिपीटेड मिसकैरेजेस अबॉर्शंस हो रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बार कोई भी ट्रीटमेंट लो या बिना ट्रीटमेंट के भी वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बट वो प्रेगनेंसी चल ही नहीं रहा है, 3 महीना भी क्रॉस नहीं हो रहा है, बार बार रिपीटेडली फेल हो रहा है, तो उनको हम सरोगेसी का ऑप्शन देते हैं. मतलब एक सरोगेट है जो आपके ही रिलेटिव्स में कोई आके बिना कोई मनी एक्सचेंज के, अगर वो विलिंग है प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए, तो जो ये एम्ब्रियो है, जो ये पिंड बना है, वो एम्ब्रियो को, वो भ्रूण को हम सरोगेट के गर्भ के अंदर रखेंगे. वो 9 महीना प्रेगनेंसी वो सब कुछ वो देखेंगे एंड डिलीवरी होने के बाद में बच्चा आपको देंगे. तो ये बिना पैसे एक्सचेंज के होना चाहिए. अगर ये होता है, हाँ बिल्कुल, कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है. व्हाट इज अल्टरनेट सरोगेसी? रिलेशन में बिना कोई पैसे का लेन देन का अगर कोई कर रहे हैं तो वो उसको अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी बोलते हैं. Okay. वो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अभी अलाउड है. If a couple is going for infertility treatment, right? So what are steps or things that need to consider after pregnancy? क्या ख्याल रखना चाहिए उनको? अगर प्रेगनेंसी जैसे ही किसी भी कपल को पॉजिटिव आता है, उनको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना चाहिए. ये बहुत कॉमन है कि हमारी सासू माँ ने बोला कि 2 हफ्ते बाद जाओ, 4 हफ्ते बाद जाओ. नहीं, जैसे ही आपको पॉजिटिव आया यू हैव टू मीट द डॉक्टर. डॉक्टर आपका स्कैन करेंगे, कब करना है वो डॉक्टर बोलेंगे, और स्कैन में हमको पहला पता करना है कि प्रेगनेंसी कहाँ है, गर्भ में है या ट्यूब में ही बैठा हुआ है, वापस गर्भ में नहीं आया, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. 1 है या 2 है, क्या कुछ हमको सपोर्ट मेडिसिन देना है अपार्ट फ्रॉम फोलिक एसिड. फोलिक एसिड तो हम सभी प्रेग्नेंट औरतों को बोलते हैं. तो अगर कुछ ट्रीटमेंट लिया है या ट्रीटमेंट ना लिया है, हर प्रेग्नेंट पेशेंट को हम सेम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं. प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, आप नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बट अगर कुछ प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, लाइक बच्चे के आजू बाजू थोड़ा सा ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट जैसा हो गया है, या बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है, या कोई दूसरा आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है माँ में, तो उन हिसाब से हम बोलते हैं कि क्या बेड रेस्ट लेना है, नहीं लेना है, क्या एडिशनल मेडिसिन कुछ लेना है या नहीं. वो सब प्रेगनेंसी के हिसाब से होता है. ट्रीटमेंट मोड ऑफ पॉइंट से उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो या आईवीएफ के थ्रू हो. आप जैसे बोल रहे थे कि कई बार ऐसा होता है 2-3 महीने में फेल हो भी जाता है, राइट? उसका कारण क्या है और
क्या ऐसा चीज़ है जो उसको नहीं होने से हम बचा सकते हैं? सी जो मिसकैरेजेस बोलते हैं हम, वो मिसकैरेजेस बहुत कॉमन कॉज होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर कोई जीनो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मिसकैरेजेस का चांस ज़्यादा है। दूसरा, अगर अंडे का क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है या स्पर्म में डीएनए डैमेज स्पर्म्स ज़्यादा है तो भी मिसकैरेजेस का चांस ज़्यादा है। चौथा, अगर गर्भ में, जैसे हमारे नाक के बीच में ये एक दीवार सा है, सेप्टम बोलते हैं, वैसे ही गर्भ में अगर एक बीच में एक पर्दा जैसा, एक सेप्टम जैसा है, या शेप पैदाइशी ही वो उनका शेप ऑफ यूट्रस अलग है, तो भी उनको अबॉर्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो अगर जिनको एक अबॉर्शन हुआ है तो प्लीज़ डॉक्टर को मिलिए ताकि थोड़ा बेसिक टेस्ट करें। अगर 2-3 अबॉर्शंस हुआ है तो फिर डेफिनेटली हमको थोड़ा नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा, जेनेटिक टेस्टिंग्स और थोड़ा इन्फेक्शंस क्या कुछ है, ऐसे थोड़े लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट के हिसाब से आपको बोलेंगे कि क्या आपको ट्रीटमेंट कुछ करना है, क्या आप कुछ कर सकते हो कि हम इसको ना होने से रोक सकते हैं या नहीं। Do you get some silly question like during pee embryo will come out? और इट इज़ वेरी कॉमन। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डर रहता है, बहुत दे वांट टू बी वेरी केयरफुल। जी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रांसफ़र के बाद हमको पूछे जाते हैं कि क्या, जैसे आपने पूछा, क्या हमको कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है, अगर मैं उठ के चलूँ तो क्या मेरा एम्ब्रियो गिर जाएगा, अगर मैं यूरिन करूँ ट्रांसफ़र के बाद तो क्या यूरिन में क्या एम्ब्रियो उसके साथ आ जाएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो उठेंगे भी नहीं बेड से, अगर मैं उठ जाऊँ गिर गया तो। दूसरा कि क्या खाए क्या ना खाए, अगर मुझे लगता है कि मेरा बॉडी बहुत हीट है तो बच्चा शायद अंदर ग्रो नहीं होगा। तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। तो वो सबको हम, हर पेशेंट को जो भी डाउट्स है वो सीधा बिना गूगल करे सीधा अपने डॉक्टर को पूछेंगे तो बेटर है, क्योंकि हम आपको हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वी कैन टेल यू मच मोर बेटर। बिल्कुल। तो इस तरह कुछ है कि जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस भी थोड़ा अलग हो सकता है। यू टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, यू टॉकिंग अबाउट नो, एब्सोल्युटली नो। हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी का केस अलग होता है। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है पहले हमको वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। एशियन बॉडी सबका गर्म बॉडी ही होते हैं, हमारे सभी को हीट ही लगता है। गर्म बॉडी मतलब क्या होता है? मतलब औरतों को लगता है कि मेरा बॉडी बहुत गर्म है, मैं हमेशा थोड़ा गरम रहती हूँ डॉक्टर, तो अंदर क्या मेरा बच्चा रहेगा, Is there any पिघल जाएगा। scientific reason? देयर इज नथिंग लाइक दैट। योर टेम्परेचर एज लॉन्ग एज वो चेक किया और आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, 98-97 तक है, तो वो एब्सोल्युटली ठीक है। आपको कुछ फीवर नहीं है, फीवर मतलब 99 डिग्री से ज़्यादा अगर है टेम्परेचर तो फीवर है, तो तब हम बोलते हैं कि ओके तुमको बुखार है। बिल्कुल। बट अगर नॉर्मल टेम्परेचर है बट आपको लग रहा है कि आप गर्म हो, तो वो एब्सोल्युटली ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद व्हाट आर द अर्ली साइन कि समवन इज प्रेग्नेंट? सो सी, अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्ली साइंस ऑफ पीरियड्स यूजुअली सेम होते हैं, बट कुछ लोगों को थोड़ा सा पहले साइंस थोड़ा समझ में आ जाता है, जैसे कि उनको थोड़ा जल्दी उल्टियों का सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, ब्रेस्ट पेन या हैवीनेस लगना, पेट में थोड़ा सा क्रैम्प्स, पीरियड आने से पहले थोड़ा सा क्रैम्प्स जैसे लगता है वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा क्रैम्प्स लग सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के पहले भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के नहीं है, नेगेटिव है तो भी उनको हो सकता है। डजंट नेसेसरली मीन कि सभी को होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कंपलसरी ये तो प्रेग्नेंट है। हम एक बोलते हैं इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, मतलब एम्ब्रियो डालने के कुछ दिन बाद, 10 दिन के बाद में उनको थोड़ा सा स्पॉटिंग, ब्राउनिश स्पॉटिंग जैसा हो सकता है। वो टाइम होता है जब एम्ब्रियो इम्प्लांट कर रहे हैं। तो ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग किसी को हो सकता है या किसी को नहीं हो सकता है। ये होने का मतलब नहीं है कि इनको प्रेगनेंसी डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। कुछ लोगों को पॉजिटिव आने के बाद भी कुछ सिम्टम्स नहीं होते। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद अगर कपल अपना मतलब सेक्सुअल जो इंटरकोर्स करते हैं वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं या उसको फिर they need to put on restriction? We tell them not to do any sexual intercourse, to avoid being sexually active for a while,
एंड ऑल्सो हम बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ वजन मत उठाओ, थोड़ा सा एक 15 दिन तक थोड़ा सा केयरफुल रहो। आफ्टर के 15 बाद days they can वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कैसे चल रहा है। अगर सब प्रेगनेंसी ठीक है तो देन वो सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं। let's put a condition कि we transfer the embryo but it's not successful, then what? अगर आपके पास और ज़्यादा एम्ब्रियोज है फ्रोजन, तो आप फिर से और एक बार ट्रांसफ़र के लिए आप ट्राई कर सकते हो। सी इट डिपेंड्स ऑन वाई वी हैव डन IVF। थोड़े रीजंस होते हैं रिवर्सिबल कंडीशंस, थोड़े रीजंस होते हैं इरिवर्सिबल कंडीशंस। मतलब आपने अभी सब ट्राई किया, नेचुरल ट्राई किया है, गर्भ के अंदर स्पर्म डाल के IUI ट्रीटमेंट भी ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, तब हम IVF कर रहे हैं। तो हमने एम्ब्रियो भी डाला फिर भी नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद में हम रीअसेस करेंगे क्या है, एंड देन चेक करेंगे कि गर्भ में क्या कुछ इन्फेक्शन है। हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर बोलते हैं, ऐसा कुछ करना चाहिए, एडवांस ट्रीटमेंट्स कुछ करना चाहिए या नहीं। कुछ केसेस में अगर सब कुछ ठीक है, ऑलरेडी हिस्ट्रोस्कोपी किया हुआ है एंड उनको ऑलरेडी मल्टीपल फेल्ड साइकिल्स है, तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप मतलब वी टेल लाइक एरा एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, ऐसे बोलते हैं। मतलब अभी आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, आपको ट्रेन है पकड़ना है, ट्रेन पकड़ने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, बिल्कुल। आप वो टाइम पे जाते हैं। कभी कभी ट्रेन बहुत रेयर बट जल्दी आ गया, हाँ, और आपने मिस कर लिया ट्रेन, ये बहुत रेयर है ना। यूजुअली क्या होता है, ऑन टाइम आता है या थोड़ा सा लेट होता है ना। तो वैसे ही एम्ब्रियो जब हम डालते, यूजुअली सभी औरतों का विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जो है एक टाइम पीरियड में रहता है, हम उसी टाइम पीरियड पे डालते हैं। कुछ औरतों का थोड़ा वो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जल्दी होता है या बहुत लेट होता है, तो वो चेक करने के लिए हम ये एरा टेस्ट करते हैं। ये जिनको करते हैं, अगर बहुत 2 से ज़्यादा बार उनका IVF फेल हुआ है, 4 अच्छा एम्ब्रियो डाला बट फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं आया, तो हम उनको एरा टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोज एडवाइस करते हैं। थोड़े ऐसे थोड़े एडवांस्ड टेस्ट होते हैं। एरा टेस्ट यूजिंग जेनेटिक एडवांस टेस्ट। एरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जेनेटिक टेस्टिंग जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एम्ब्रियो पे से एक छोटा सा पीस लेके जेनेटिक टेस्टिंग को भेजना, क्या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है बेबी में, वो शायद हम सजेस्ट करेंगे जिनको ऐसा। व्हाट इज दैट एरा यू टॉक अबाउट? एरा इज टू नो द टाइमिंग कि कब हम ट्रांसफर करें, क्या इनका विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जल्दी है या लेट है, उस हिसाब से हम ट्रांसफर का टाइम डिसाइड करते हैं। इज देयर एनी साइड इफेक्ट दैट यू कैन सी ऑफ व्हाट? आफ्टर पुशिंग एन एम्ब्रियो? नो, या तो चिपकेगा या तो नहीं चिपकेगा। So there is no side effect. नो साइड इफेक्ट पर से, बट इफ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली तो बहुत कुछ लोगों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है गर्भ का, एम्ब्रियो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर। यूट्रस जो होता है नॉर्मली, अगर मैंने अभी आपके हाथ में कुछ दिया जी, तो आपके हाथ में ही आप रखोगे ना जी, बट अगर आप आपके हाथ को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करोगे वो गिर जाएगा। वैसे ही यूट्रस भी जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है, वो एम्ब्रियो बाजू ट्यूब में जाके बैठने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो वो एक थोड़ा सा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम में अगर ठीक से नहीं किया, या अगर यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस है, तो भी शायद वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र होने के बाद ऐसा भी कोई सिनेरियो है जहाँ पे बीमार होने का चांसेस है, बुखार होने का चांसेस है, ऐसा? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पूरा ही एसेप्टिक प्रिकॉशंस में आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ही करते हैं। तो अगर हुआ तो फिर they need to care how they need to... अगर कोई भी आपको बीमारी हो गई है, जैसे आपको नॉर्मल कॉफ कोल्ड हो गया है या किसी भी तरह से आप बीमार पड़ गए हो ट्रांसफ़र के बाद में, आपको आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उस हिसाब से वो आपको बोलेंगे क्या दवाई लेना है, एंटीबायोटिक कुछ लेना है या नहीं लेना है। क्या मेल को भी अपना स्पर्म फ्रीज करना चाहिए? वो आपके ऊपर रहेगा कि अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है जैसे कि पुलिस, आर्मी में, नेवी में, या ऐसे कुछ जहाँ पे डेंजरस प्रोफेशंस में हो, तो यू कैन फ्रीज योर स्पर्म्स एंड कीप। दूसरा, अगर कोई भी आदमी कैंसर बीमारी से डिटेक्ट हुए हैं, तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो मेडिसिन के द्वारा हो, रेडिएशन के द्वारा हो, या किसी भी तरह का हो, वो स्पर्म्स जहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस, उस पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
तो उस वजह से ट्रीटमेंट के बाद में साइंस अभी बहुत एडवांस हुआ है। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, पूरा कैंसर उनका क्योर हो गया है, उनको बाद में जब बच्चा प्लान कर रहा है तब तक स्पर्म काउंट शायद पूरा 0 हो जाए या शायद बहुत कम स्पर्म्स हो। तो जैसे ही कैंसर डिटेक्ट होता है यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि आप आपका सीमेन स्पर्म्स फ्रीज करके रख दो। तो ये बहुत ही कॉमन केस है। तीसरा, आईवीएफ में जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में हम उनको बोलते हैं कि आप एक सैंपल फ्रीज करके रख दीजिए, ताकि सेकेंड सैंपल आप फ्रेश, जिस दिन हम अंडा कलेक्ट कर रहे हो उस दिन आपको फ्रेश सैंपल देना होगा। बट अगर उस दिन बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी या आप सैंपल नहीं दे सक रहे या अच्छा नहीं है, हमारे पास एक बैकअप सैंपल रहेगा। तो ये कॉमन कॉजेज़ है जहाँ पे हम बोलते हैं कि आप सीमेन फ्रीजिंग कर लीजिए। Male infertility आजकल, is it a common thing or what do you think on this? Because बहुत कॉमन हो गया है। पहले हम बहुत कम देखते थे मेल फर्टिलिटी केसेस, बट आजकल अगर हम 100 केसेस को देख रहे हैं उसमें से 50 केसेस में से मेल फर्टिलिटी केसेस को हम देख रहे हैं। how do you define male infertility, right? सी मेल इनफर्टिलिटी कैन बी इन मैनी फॉर्म्स। एक, आपको कुछ भी सिम्टम्स ही नहीं है बट आप बच्चा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर ने बोला सीमन एनालिसिस करने, तब आपको पता चला कि स्पर्म बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है या मोटिलिटी बहुत कम है। दूसरा, अगर आपको कोई सिम्टम्स है जैसे कि एरेक्शन प्रॉब्लम है, एजैकुलेशन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है या एजैकुलेशन ही नहीं हो रहा है, या आपको प्रॉब्लम है जैसे कि पेन हो रहा है टेस्टिस में या ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या कोई स्वेलिंग है आपके बीच के पास, तो ये पूरे सिम्टम्स होते हैं जब आपको एक डॉक्टर को मिलना है और फर्टिलिटी रिलेटेड टेस्ट या थोड़े हार्मोन्स टेस्ट वो सब हम बोलेंगे, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल क्या ट्रीटमेंट है उस मेल इनफर्टिलिटी के रिलेटेड? मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर। कभी कभी शायद स्पर्म काउंट अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो हम कुछ दवाई देंगे, कभी कभी पूरा 0 है, स्पर्म्स ही नहीं है, तो देन वी एडवाइज यू टू डू सर्टेन टेस्ट कि क्यों नहीं है सीमन सैंपल में, क्या बीज टेस्टिस से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसीलिए नहीं है, पूरा फैक्ट्री बंद हो गया, या बाहर आने में प्रॉब्लम है, मतलब जो बाहर टेस्टिस में प्रोड्यूस होने के बाद बाहर स्पर्म आना चाहिए वो रास्ता बंद हो गया है, तो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है, तो उस वजह से नहीं हो। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम अंडर एनेस्थीसिया छोटा सा एक नीडल डाल के स्पर्म्स को निकाल सकते हैं, उसको हम पेस्सा बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ा सर्जिकल रिट्रीवल ऑफ स्पर्म्स करके ट्रीटमेंट उनको प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। कभी कभी दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइक एरेक्शन प्रॉब्लम, एजैकुलेशन प्रॉब्लम, उस हिसाब से अलग मेडिसिन या क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं। आपने तो बहुत सारे केसेस देखा होगा, उनमें से ऐसा कुछ आपने देखा कि दे आर गेटिंग इमोशनल चैलेंजेस, अगर वो आता है तो हाउ डू यू सजेस्ट कि उनको क्या करना चाहिए उस स्टेट पे? सी आई फील हर एक कपल जो भी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहा है वो सारे ही इमोशनल ही रहते हैं। जब आप सोचते हैं कि आपको बच्चा करना चाहिए और उनको बच्चा नहीं हो रहा है, डेफिनेटली वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, और डॉक्टर के पास जब वो आके हमसे बात करते हैं तो वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है उनके लिए भी, और वो बहुत सारी आशा के साथ आते हैं कि डॉक्टर ऐसा प्रॉब्लम है, हम ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो एक इमोशनल स्टेट में ही आते हैं सभी केसेस। चाहे वो बहुत सिंपल हो कि कुछ नहीं, हम सिर्फ दवाई दे दिया और उनको प्रेगनेंसी आ गया, या हम उनको ट्रीटमेंट आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी प्रोसेस हो, एवरी केस इज इमोशनल व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी। मेंटल कंडीशन की हम बात करें तो कितना ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को स्टेबल रखें, और ये कितना अफेक्ट करता है इनफर्टिलिटी में? देखिए, जब हम कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग बहुत ही डिफरेंट है। अभी आप साइंस मेडिसिन का कोई भी फील्ड ले लीजिए, आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको टैबलेट देंगे, वो डोज एडजस्ट करेंगे, ठीक हो जाएगा। अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, सर्जरी करेंगे, अपेंडिक्स निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा। फर्टिलिटी वैसा नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी डिवाइन फील्ड, जहाँ पे वो जान देना ना डॉक्टर के हाथ में है ना पेशेंट के हाथ में है। जो मेजर प्रॉब्लम क्या है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
और जो एम्ब्रियो हम डाल रहे हैं, हम प्रे करके डाल रहे हैं कि भाई इसमें भी जान आ जाए, अच्छा से प्रेग्नेंट हो जाओ तुम। तो फर्टिलिटी से ज़्यादा डिवाइन फील्ड नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए एज अ कपल। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आपको भी हेल्प करेगा। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट में भी जब आपको स्ट्रेस ऊपर नीचे, और क्या होता है अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, वो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको इफेक्ट उल्टा ही पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट में तो वो काम करेगा नहीं। सो आपने इतने सारे केस में कोई ऐसा वियर्ड एक्सपेक्टेशन, बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशन लेके आते होंगे, तो ऐसा कोई वियर्ड एक्सपेक्टेशन अगर आता भी है विथ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, हाउ डू यू हैंडल दैट? सी देयर इज अ मोस्ट कॉमन वियर्ड एक्सपेक्टेशन लोगों में ये है कि डॉक्टर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप एम्ब्रियो निकाल रहे हो, आईवीएफ में इतना कुछ कर रहे हो, तो आप जेंडर भी सिलेक्शन बोल दो हमको, क्या ये लड़का होगा, क्या ये लड़की होगी, क्योंकि हमारे घर में सारे लड़के हैं, हमको लड़की ही चाहिए, या हमको लड़का ही चाहिए, हमको लड़की नहीं चाहिए। ये वियर्ड एक्सपेक्टेशन बहुत कॉमन है। तो हम उनको समझाते हैं कि पहला तो ये इलीगल है इंडिया में, दूसरा कि ये हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये करेंगे तो वो आपको चीट कर रहे हैं। बट इज इट पॉसिबल? We do not do it and it is not allowed to be done. That is in legal way, but in scientific In scientific way you can do it provided you have a different वो out of India करते हैं, but India में it is not allowed. एक कॉमन क्वेश्चन है कि फ़ोन और लैपटॉप्स, क्या वो भी कारण है कि इनफर्टिलिटी का एक कारण है? See, लैपटॉप नाम आया ही है क्योंकि वो लैप पर रख के वो काम करते हैं। हाँ। लैपटॉप अगर आप भी अगर पकड़ के देखे, लैपटॉप के नीचे से कितना रेडिएशन, कितना हीट निकलता है। अभी मेन को, आदमियों को टेस्टिस जो होता है, बीज जो होता है, बॉडी के बाहर होता है ना। हार्ट, लंग, सारे ऑर्गन्स अंदर है, बट टेस्टिस जहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो स्क्रोटम बाहर है, तो वो बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए हम एज डॉक्टर्स बोलते हैं कि अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लोथ्स, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। और ये लैपटॉप वो सब आप अपने लैब पे ज़्यादा क्लोज रख के काम मत किया करो, क्योंकि वो हीट रेडिएशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। मोबाइल रेडिएशंस, हमारा अभी ये लेटेस्ट 5G ये सब अभी आ रहा है, हमको कितने साल का एविडेंस है कि उस वजह से कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा या नहीं? कुछ भी नहीं है, तो हमको पता नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स पॉकेट्स में ज़्यादा देर तक रखना, वो सब थोड़ा सा आप अवॉइड करो तो अच्छा है। एक सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर को बच्चे क्यों नहीं होते? दैट डिपेंड्स ऑन कि क्या कैटेगरी में वो लोग हैं। मतलब ट्रांसजेंडर में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे डिफरेंट है ना। हाँ, तो अगर उनका ऑर्गन्स पहले, वो जेंडर चेंज के पहले कुछ लोग हमारे पास आते हैं, और अगर वो मेल है जो फीमेल कन्वर्शन के लिए जेंडर चेंजिंग सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो वो स्पर्म्स को फ्रीज करके रख देते हैं, और फिर उसके बाद में वो प्लान कर सकते हैं लेटर फ्यूचर में अगर उनको चाहिए। और अगर एक फीमेल है जो जेंडर ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरी करके मेल बनना चाहती है, तो वो भी अपना एग्स फ्रीज करके रख सकते हैं, एंड बाद में वो डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है, कैसे प्लान। आफ्टर जेंडर चेंज दे कैन बी प्रेग्नेंट डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एट दैट पॉइंट। अभी के लिए तो थोड़ा सा रूल्स का क्लैरिटी नहीं है ART रूल्स में, बट अकॉर्डिंगली बाद में फ्यूचर के लिए वो सेव करके रख सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं। You are talking about the male person who will be male. If it is a male who wants to change the gender to female, can freeze his sperms and keep. If it is a female who wants to do the gender change into a male, can freeze the eggs and keep. That's it. Thank you, Dr. Sneha, for all your time, for answering all these questions. For me, it is very insightful. I hope the people who will be watching it will be insightful for them. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ऐसा और कौन सा टॉपिक है जो हम आगे इस पे बात कर सकते हैं या लोगों को भी जानना चाहिए? यू कैन से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक इट्स नाइस टू हैव सच शोज वेर इन वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। आप आपकी कोशिश कर रहे हैं अच्छा हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को भी ला के लोगों में और अवेयरनेस क्रिएट करने में।
तो अच्छा है. आई थिंक वी कैन डिस्कस मोर अबाउट ब्रिंग कैंसर. आप अगर किसी को ला सकते हो एंड देन डिस्कस मोर अबाउट हाउ टू प्रिवेंट कैंसर, क्या कर सकते हैं, क्या है, उस हिसाब से अगर आप कर सको तो और अच्छा है. But in related to infertility, is there anything that we can touch? आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट कुछ मिथ्स पे अगर कुछ और ज़्यादा डाउट्स है या ऐसा कुछ है, या एग फ्रीजिंग के बारे में या कुछ ऐसे कुछ है, तो देन मे बी यू कैन डू समथिंग. Thank you, Dr. Sneha, for all your time. Definitely will try to shoot another podcast. Thank you so much. Thank you so much.